Hello children, I hope you all are good. Today we are going to discuss the another interesting topic of SST, that is town and village life. And in this chapter we are going to discuss about how the village life gradually converted into the town's life. You know very well that there is a lots of difference in the lifestyle of the towns and village. So इस चैप्टर में हम वही पढ़ने जा रहे हैं कि विद द पासेज ऑफ टाइम कैसे जो गांव हैं और गांव से कैसे शहर डेवलप हुए. So let's start the chapter with the source of information and the village life. Beta, in the village we have seen lots of the agricultural places that most of the time the people are engaged in the agriculture occupation. जब भी गांव का नाम आता है ना तो हमारे दिमाग में यही चलता है. So common man makes a great impact on the history and the men's contribution to the history is no less important than that of kings and wars. हम ये नहीं कह सकते कि भाई अगर हम हिस्ट्री देखें तो सिर्फ और सिर्फ राजाओं ने ही काम किया है. नो, जो कॉमन पीपल रहे हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री में रहा है. उन्होंने भी बहुत सारे हार्ड वर्क किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं जिससे सोसाइटी में ग्रेजुअली चेंज आता रहा है. सो विलेज की अगर हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा एग्रीकल्चर आता है कि हाँ, जहाँ खेत होंगे दैट इज़ द विलेज, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी दैट इज़ द टाउन. बट हिस्ट्री में ये ग्रेजुअल शिफ्ट हुआ कैसे एंड हाउ वी केम टू नो अबाउट दैट वी नीड टू डिस्कस अबाउट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. कहाँ से हमें पता चला कि ग्रेजुअली विलेज शिफ्टेड टू द अर्बन एरिया. द जताका टेल्स और इन हिंदी वी कैन से जातक कथाएं, दैट इज़ अ बुक ऑफ स्टोरीज हु हैव प्रूव्ड टू बी अ मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है कि कैसे टाउन की लाइफ जो है ग्रेजुअली बढ़ती गई ड्यूरिंग द सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन. ऐसा माना जाता है बेटा कि ये स्टोरीज जो हैं दैट एग्जिस्टेड फॉर मैनी डिकेड्स बट वर रिटन डाउन एंड प्रिजर्व बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क्स. सो ये जातक कथाएं एक तरीके से ये है कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहे थे उन्होंने इसे लिखना शुरू किया था, और जब उन्होंने लिखा तो उसमें उस समय के कैसे टाउन्स डेवलप हो रहे थे उसके बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है. Apart from Jatak tales, we are having several other inscriptions also that reveals the information about the urbanization. Inscription मैंने आपको बताया था बेटा engraved writing है ना, तो वो हमें रॉक पिलर्स पे भी मिले हैं और हमें अलग अलग पिलर्स पे या कॉपर प्लेट्स पे भी लिखे हुए मिले हैं. तो वो रिकॉर्ड भी हमें कंफर्म करते हैं कि कैसे अर्बन लाइफ ग्रेजुअली डेवलप हुई थी. Apart from Jatak tales and inscription, the third source of information is the traveler's account. Most of the traveler at this time visited the subcontinent and they have written the travelogues. जैसे आजकल हम लोग व्लॉग बनाते हैं ना, कहीं पे भी जाते हैं घूमते फिरते हैं तो वीडियो बनाते हैं, ठीक उसी तरीके से जब ट्रैवलर्स आते थे तो वो अपना अकाउंट्स मीन्स अपनी बुक लिखते थे कि क्या उनका एक्सपीरियंस रहा और क्या उन्होंने देखा. So these source says that the capitals and the important towns in the Mahajanpad had all been fortified with high and thick walls. So ये information बता रही है कि भाई महलों को तो पूरा का पूरा किलेबंदी कर दिया गया था और थिक बिग वॉल्स होती थी, हाई वॉल्स होती थी, उनसे उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता था. So these all are the sources of information for this chapter. Now we are going to discuss about the process of urbanization. कैसे स्टार्ट हुआ हमारा शहर बनना. सी, जैसे एग्रीकल्चर इंटेंसिफाइड हो गया, बहुत तेज़ी से एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ, सो कंट्री का जो इकोनॉमिक बेस है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होने लगा. एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरस हुआ सो इकोनॉमी भी प्रॉस्पेरस होनी शुरू हो गई. एग्रीकल्चर जो था दैट वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रेवेन्यू इट मीन्स द सोर्स, द टैक्स. तो ये जो था एग्रीकल्चर एंड इट्स प्रोडक्शन दैट इज़ द सोर्स ऑफ इनकम फॉर मैनी रूलर्स, मैनी किंग्स. व्हेन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज सो मच हाई that all people may not involve in farming or they were involved in farming. That is the biggest question कि भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है तो क्या उस समय सारी पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर ही करती थी, कल्टीवेशन और फार्मिंग ही करती थी, whether there was a other occupation also. So beta, gradually with the passage of time the occupation also shifted from farming or cultivation. The people started to do the other activities also.
फॉर एग्जाम्पल क्राफ्ट वर्क हो गया, वुड वर्क हो गया, मेटल वर्क हो गया, पॉटरी हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं धीरे धीरे एग्जिस्टेंस में आने लगी. As agricultural economy prosper, a need is felt for the other things in life also ना. जैसे जैसे आपका एग्रीकल्चर बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, तो क्या होता है, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए. सो डिफरेंट डिमांड्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स रेज्ड, और इसीलिए ट्रेड जो है धीरे धीरे फ्लोरिश हो गया. एंड मोर ओवर पॉपुलेशन भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी. एंड दिस स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ अ विलेज विच कैन ग्रो इनटू द टाउन्स एंड देन टाउन्स टू द बिग सिटी विद द टाइम. तो ये प्रोसेस था कि गांव से छोटे कस्बे बने, कस्बे से शहर बनने शुरू हुए. Now growth in population and surplus of manpower from agriculture are primary reason for the growth of towns. भाई अगर गांव है, गांव में अगर पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है तो उस पॉपुलेशन को कहीं और एंगेज भी तो करना पड़ेगा ना, सिर्फ फार्मिंग तो नहीं हो सकती. और जब वो किसी और काम में एंगेज होंगे, माइग्रेट होंगे दूसरी जगह पे, सो टाउन्स ऑटोमेटिकली डेवलप होंगे. सो मैन पावर इज अ सरप्लस. सरप्लस मीन्स एक्स्ट्रा, ज़्यादा. In a village, people migrate to the other places and try to find out the different occupation. This is how many towns came into the being. और यही reason था when people started to migrate from village to the other places to look for the job, to look for the other occupation, then the towns came into the existence. So this start the process of urbanization. Urbanization means when the towns started to develop, when the cities started to develop, came into the existence. This process is urbanization. So different towns came into the existence because of the different reason. कोई एक particular reason नहीं था कि गांव के लोग शिफ्ट हो गए, दूसरी जगह पे गए, ढूंढ रहे हैं कुछ काम करने को, कुछ काम मिल गया तो शहर बन गए. सिर्फ एक रीज़न नहीं था बेटा. There are several reasons to be a existence of any particular town. For example, some villages can grow into towns with increase in population and facilities. ये रीज़न तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि पॉपुलेशन बढ़ी होगी, उस पॉपुलेशन को अच्छी फैसिलिटीज़ देने के लिए जब जब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड गई, वाटर की, रोड की, आपकी इलेक्ट्रिसिटी या अलग अलग क्राफ्ट प्रोडक्शन की, तो विलेज जो हैं टाउन्स में कन्वर्ट हुए होंगे. सेकेंड, सम टाउन्स कैन बी सेंटर ऑफ सर्टेन क्राफ्ट वर्क. वहाँ पे कोई पर्टिकुलर क्राफ्ट डेवलप हुआ होगा. फॉर एग्जाम्पल अम्बाला. Ambala is known for its machines, and then Kanchipuram you can see best famous for the silk साड़ी. तो silk साड़ी की प्रोडक्शन वहाँ ज़्यादा होती थी. So Kanchipuram existence is like a craft center. Then third, some towns are located on the routes between the region, so they develop as a trade center. Maybe विलेज है, फिर वहाँ पे एक मार्केट प्लेस है, सो बीच में जो एरिया पड़ रही है उसको भी डेवलप किया गया सो डैट द कनेक्टिविटी हो जाए मार्केट प्लेस से, और मार्केट प्लेस से जब कनेक्टिविटी होगी सो इन बिटवीन एरिया डेवलप एज अ टाउन. देन अनदर रीज़न, सम टाउन्स कैन बी फाउंडेड एज अ कैपिटल टाउन्स. कैपिटल को तो हमेशा डेवलप किया जाता है, फिर वो चाहे राजा की कैपिटल हो या प्रेजेंट टाइम में किसी कंट्री की कैपिटल हो. फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज हैविंग अ कैपिटल. इंडिया की कैपिटल क्या है that you know, New Delhi. So some towns can also grow because of some places of interest. भाई कैपिटल के बाद क्या हुआ, कुछ जगह पे ना कुछ इंटरेस्ट, कुछ अदर एक्टिविटीज़ डेवलप हो गई. लाइक गया अगर आप देखोगे बेटा, ये रिलीजियस इंटरेस्ट से लोगों को बहुत भाता है. For religious purpose, people started to visit this place, and when many people started to visit that place, then there is a need to develop the Gaya. So Gaya religious interest से develop हुआ. Then Jaipur is full of historical content. That's why because of historical interest, Jaipur is also developed. Then another reason of developed of urban area, that is more than one of the above feature. ये सारे features तो हैं ही, but उसमें multiple activities हैं. For example, New Delhi. New Delhi is a trade town, craft center, tourist center, and as well as the national capital of the country. So there are several reasons to develop the towns in the history.
Now we are going to discuss about the first urbanization, because there are two phases of urbanization. One is the first and another is the second urbanization. फर्स्ट अर्बनाइजेशन, इफ़ यू हैव रिमेंबर बेटा, मैंने आपको बताया था प्रीवियस चैप्टर में हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में. आज से अराउंड 3500 ईयर एगो तो वो डिक्लाइन भी हो गई थी. हड़प्पन सिविलाइजेशन को फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहा जाता है बिकॉज इट वॉज एट दैट टाइम, ज़ीरो से भी इतने साल पहले बेटा, वो जो सिविलाइजेशन थी इट वॉज एडवांस्ड, full of all facilities. If you remember, I have told you Harappan civilization was having the town planning, प्रॉपर टाउन प्लानिंग थी. उनकी लोअर टाउन बनाया हुआ था उन्होंने अपना रेस टाउन भी बना रखा था. देन ग्रेट बाथ हमें मिला, ग्रीनरी मिला, 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट करते हुए हमें ड्रेनेज सिस्टम, रोड सिस्टम मिला उस समय. एंड दीज पीपल वर वेरी हाइजेनिक. सो उनकी जो बेस्ट टाउन प्लानिंग थी, बेस्ट आर्किटेक्ट वर्क था, रोड प्लानिंग थी, दैट शोड दैट दे हैड प्रोवाइडेड ऑल द फैसिलिटीज एट दैट टाइम. So that was the first phase of urbanization. That's why Harappan civilization is counted as the first urbanization. अब after the decline of the Harappan civilization, there was the Vedic age. Vedic age जो start हुई बेटा ना, it lasted for around 1000 years. 1000 years तक ये वैदिक एज चली हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद. बट इट वॉज एसेंशली अ रूरल सिविलाइजेशन. वैदिक सिविलाइजेशन को हम अर्बनाइजेशन प्रोसेस में नहीं डाल सकते बिकॉज वी डोंट हैव सच इंफॉर्मेशन विच रिवील कि वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पे या इस टाइम पीरियड पे वी हैव सीन एनी साइन ऑफ अर्बनाइजेशन. Though it is religious, though it is a good social, it was a good social life, but it hasn't shown any sign of urbanization. So ये जो 1000 year का time period रहा, this was once again the rural civilization, not urban. Though some towns were set up during this period, basically remained the pastoral or with chief occupation being agriculture and herding only. So thus the urban character of Harappan did not emerge for as long as for the 1000 year. That's why it was the first urbanization. क्योंकि अगले 1000 साल तक हमें मिला ही नहीं कोई साइन. Then once again the another phase of urbanization started after the Vedic culture. And that phase is known as second urbanization and the town's life. The second urbanization occurred after the Vedic age from 6th century BC to 4th century BC. बेटा ये टाइम पीरियड आपको लर्न करके रखना है. और हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि आप BC अगर आप देख रहे हो, इट मीन्स राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ज़ीरो से पहले की एरिया. ज़ीरो से पहले का टाइम पीरियड है ये, 6 से 4 सेंचुरी. ओके अभी हम ज़ीरो के बाद नहीं आए हैं. राइट नाउ वी आर इन द 2023. लेकिन कहानी कहाँ की चल रही है अभी? सेकेंड अर्बनाइजेशन में भी हम 6 सेंचुरी BC से 4 सेंचुरी BC तक की बात कर रहे हैं. दिस पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एज ऑफ बुद्धा, एज ही इन्फ्लुएंस द लाइफ ड्यूरिंग दिस पीरियड. क्योंकि बुद्धा के जो सरमन्स थे, जो उपदेश थे, लोगों को इतना इन्फ्लुएंस करके गए कि उस पीरियड को हम बुद्धा पीरियड भी कहते हैं. दिस टाइम मेनी टाउन्स इमर्ज एंड डेवलप्ड ऑल्सो एज अ मेजर अर्बन सेंटर. अगर आप देखोगे ना इस टाइम पीरियड में तो यू विल फाइंड मेनी टाउन्स और सिटीज़. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, आपका कौशाम्बी दिया हुआ है, कौशाम्बी है, देन श्रावस्ती है, अयोध्या है आपका, देन आपका कपिल वस्तु, वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्रा. दीज वर द मेन अर्बन सेंटर एट दैट टाइम. सो बेटा देयर वर सो मेनी सिटीज डेवलप्ड इन द सेकेंड अर्बनाइजेशन. अब अर्बन कैरेक्टर की अगर आप बात करोगे ना, बेसिकली ऑफ द कैपिटल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, सो यू विल गेट सच अ इंफॉर्मेशन दैट शो यस दीज वर द वेल डेवलप्ड सिटीज. For example, the royalties have developed well-planned urban localities. Well-maintained streets आपको मिलेंगे, roads, excellent sanitary condition, public drainage system was very good, fortification they have done, many temples were built at that time, many monasteries for the monks also established that time. So many public facilities we can see in this period. That's why this period is known as second urbanization. आप देखो हमें चाहिए क्या? टाउन प्लानिंग चाहिए, और टाउन में जो जो फैसिलिटीज़ होती है वो सारी फैसिलिटीज़ इस समय प्रोवाइड की गई.
तो ये फेज जो है ये सेकेंड अर्बनाइजेशन फेज कहलाता है. Now some towns grew as very important center of trade, commerce, administration, craft, army, garrison, pilgrimage, means for the different purpose. Many towns come into the existence. कोई किसी पर्पस को सर्व कर रहा है, कोई किसी पर्पस को. भाई कोई टाउन ऐसा है जैसे मथुरा हो गया आपका, that emerged as a sacred place and as well as the trade center also. कुछ टाउन्स ऐसे थे आपके जो क्राफ्ट में स्किल थे, लाइक कांचीपुरम. कुछ टाउन आपके आर्मी गैरिसन में डेवलप्ड हो चुके थे. कुछ टाउन्स जो है पॉलिटिकल पावर के लिए फेमस थे. सो डिफरेंट पर्पस सर्व्ड बाय द डिफरेंट रीजन एंड दैट्स व्हाई दीज टाउन्स हैव डेवलप्ड. उज्जैन आपको यहाँ नाम दिया हुआ है, दैट इज ऑल्सो डेवलप्ड एज अ रिलीजियस प्लेस. After Ujjain you can see the Pratisthana, Pava, Tamrapali and Kushinagar. They were also major important administrative center, craft center, trade and art center at that time. तो इस वजह से ये धीरे धीरे जो एरिया थी ये टाउन्स में इमर्ज हो गई. During this period, craft and arts developed very well. In addition to the basic craft like tool making हो गया, woodwork, pottery, etc. and many new crafts also came into being, into existence at this time. Weaving start हो गई बेटा इस टाइम पे. बहुत अच्छे से कपड़ों को बुनना और जो आपकी बास्केट बनाई जाती थी ब्यूटीफुल, वो भी वीविंग के थ्रू की जाती थी. क्लॉथ ऑफ न्यू डिज़ाइन एंड मटेरियल ऑल्सो स्टार्टेड टू बी मेड दिस टाइम, and with which weaving technique also flourished with the passage of time. क्योंकि आपका देखो ना टेक्निक भी, जो पहले वीविंग होती थी और जो अब वीविंग हो रही है, धीरे धीरे वीविंग मीन्स बुनाई करना कपड़ों की, तो वो टेक्निक डेवलप हो रही है. This led to a large production of woolen, silk and as well as cotton clothes. So Gandhar grew popular for good quality of woolen products. वाराणसी, द ओल्ड नेम ऑफ वाराणसी इज बनारस. ये आपको लर्न करना है. बनारस का न्यू नेम वाराणसी है एंड वाराणसी इज फेमस फॉर द सिल्क साड़ी. वाराणसी साड़ी बहुत फेमस है ऑल ओवर इंडिया में. देन यू वर हैविंग द शिविदेशा फॉर कॉटन प्रोडक्ट्स. सो इस तरीके से टाउन्स की अपनी एक क्वालिटी, अपनी एक इमेज हो गई कि भाई ये टाउन इसलिए फेमस है. जैसे हम लोग जाते हैं ना दिल्ली में कि हाँ पुरानी सड़क चले जाओ, नई सड़क चले जाओ, वहाँ पर आपको बुक्स मिल जाएंगी. चांदनी चौक चले जाओ, दैट मार्केट इज़ फेमस फॉर द साड़ी एक्सेट्रा. सेम एज दीज प्लेसेस ऑल्सो फेमस फॉर देयर पर्टिकुलर स्किल. नाउ वी आर मूविंग टू द ज्वेलरी मेकिंग. ज्वेलरी मेकिंग सॉ द न्यू हाइट्स एट दिस टाइम. डिमांड जो है ना ऑर्नामेंट्स की बढ़ती गई बिकॉज द मेन एंड विमेन बोथ वर फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी. From the royalty and as well as the other rich people also demanded the ornament, demanded the jewelry. So jewelry and gems were exported to the other countries too also. Ornaments were in the fashion. हर एक को पसंद थे. Goldsmith, silversmith, gem cutters, they were engaged in creating the unique style of the ornaments of gold, silver, gems, diamonds, ivory और precious stones etc. तो जब ये डिमांड बढ़ी ना बेटा ऑर्नामेंट्स की और ज्वेलरी की चारों तरफ से, हर तरफ से, तो इनके स्किल्ड क्राफ्ट जो हैं वो भी डेवलप्ड होने लग गए. ऐसे ऑक्यूपेशन भी डेवलप्ड होने लगे एंड द एरिया दे आर ऑल्सो फेमस फॉर द ज्वेलरी और द सेमी प्रीशियस और प्रीशियस स्टोन कटिंग. So to serve other people, several occupation also came into the existence during this period. For example, hunters, fishermen, then priest, boatman, musician and physician. These all are the services. और इन सर्विसेज की भी ज़रूरत पड़ रही थी और ये सर्विसेज जहाँ प्रोवाइड की जा रही थी वो एरिया भी अपनी उस स्किल्ड के कारण फेमस हो गई और धीरे धीरे उस में टाउन्स डेवलप होने लगे कि ये फिशरमैन यहाँ पे रहते हैं, ये फिशरी टाउन्स है, प्रीस्ट रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, बोट्समैन रहते हैं, सेलर टाउन है, म्यूजिशियंस हैं, फिजिशियन हैं, यहाँ सारे डॉक्टर्स रहते हैं उस समय के. ठीक है, तो ये सारे टाउन्स डेवलप हो गए बिकॉज ऑफ दिस सर्विसेज. देन एज क्राफ्ट एंड ट्रेड्स ग्रू, इमर्ज्ड in the form of guild also.
नाउ व्हाट इज गिल्ड, जिसको हम आगे उस समय कहते थे संघास। ये गिल्ड को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। These guild work to resolve any differences among the members and also help them in the business. होता क्या था ना बेटा, एक पर्टिकुलर बिजनेस हो गया, लेट्स से हम लोग सुना रहे हैं, सोने का बिजनेस कर रहे हैं, सोने की ज्वेलरी बना रहे हैं, गोल्ड की ऑर्नामेंट्स बना रहे हैं। तो अब क्या होगा, सारे गोल्ड स्मिथ मिलकर अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे, तो उसे गिल्ड या संघास कहा जाता था। अब उस गिल्ड में जितने भी गोल्ड स्मिथ हैं वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे रॉ मटेरियल ऑब्टेन करने के लिए, मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए, प्राइस कितने पे बेचना है, कितने पे नहीं बेचना है, सारा कुछ अपनी आपस की प्रॉब्लम और अपना ट्रेड से रिलेटेड जितना भी मैटर है, प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड जितना मैटर है, वो आपस में डिस्कस करेंगे, सो दैट एवरी गोल्ड स्मिथ विल फ्लोरिश इन दिस ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज नोन एज संघास और गिल्ड। तो ये बनाते थे, they work towards the enhancing the market value of the manufactured goods. उनकी जितनी भी गुड्स बन रही हैं उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती जानी चाहिए। सो चेयरमैन ऑफ द गिल्ड वाज नोन एज श्रेष्ठिंग। अब जो भी आपने बनाया है चेयरपर्सन उस समय, उसे श्रेष्ठिन कहा जाता था, या अदर जगह पे उसे ज्येष्ठिका भी कहा जाता था। लाइक आजकल हम कह देते हैं ना, चेयरपर्सन है इस कमेटी के या चेयरमैन है उस कमेटी के। सो बेटा जनरली द वेल्थिएस्ट ट्रेडर बिकम द हेड ऑफ द ट्रेड्स गिल्ड, और ये ऑब्वियस है, जिसके पास पावर है, मनी है, दैट बिकम द हेड और द लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आज भी कुछ ऐसा ही होता है। सो इन लीडर्स को कई जगह पर श्रेष्ठी और सेठीज, सेठ साहब भी कहा जाता था। सो दिस वॉज ऑल इन ऑल द गिल्ड। अब बेटा गिल्ड को आप आज भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आज भी हम कहते हैं ये सुनारों वाली गली है, या ये लुहारों वाली गली है, या यहाँ पे सारे जो मर्चेंट हैं, ट्रेडर्स हैं, वो कपड़े का व्यापार करते हैं। सो इन दिस वे गिल्ड यू कैन सी टुडे ऑल्सो some sort of the organization of particular trade. Now during this period trade expanded both inland and overseas also. If I am talking about inland बेटा, so inland का मतलब होता है कि within the country जो business हो रहा है, और overseas export out of the country जो हो रहा है। So both trade has been flourished. Both overland routes and overseas routes were used for exporting or importing the goods. India had a trade relation with Malaya, Arabia, Java, Sumatra, Ceylon, Burma, बहुत सारे देशों के साथ हमारे ट्रेड रिलेशन रहे हैं। Ports in India had ships leaving with the articles such as pearls, gems, ivory, gold, oil, essence, medicines, carpet, etc. ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिली हैं और इनके एविडेंस भी हमें मिले हैं, इनके रुइंस भी हमें मिले हैं। इसीलिए हम ये कह पाते हैं कि इंडिया में उस समय पोर्ट भी डेवलप हो चुके थे। Major ports used for trade were Tamrpali, then Apka, Suporaka, and then Bharuch. Bharuch is in the Gujarat. तो ये मेजर पोर्ट थे उस समय के जिनके थ्रू एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था। नाउ मथुरा की बात कर लेते हैं हम। मथुरा को डिस्कस करते हैं। मेनी टाउन्स ग्रू विद द मोर देन वन फीचर। मथुरा भी एक ऐसा ही शहर था जिसमें एक नहीं बहुत सारे रीज़न थे, बहुत सारे फीचर थे जिसकी वजह से ये डेवलप हुआ। मथुरा वॉज लोकेटेड ऑन द क्रॉस रोड ऑफ टू मेजर ट्रैवल एंड ट्रेड रूट्स, वन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंड टू द ईस्ट एंड अदर फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। दोनों ट्रेड रूट पर मथुरा पड़ता था। दैट्स वाई इट डेवलप्ड very fast as a town trace. It was fortified and army was also garrisoned there. अब देख लो, fortified भी कर दिया, इसका fortification हो गया, आर्मी भी वहाँ पे रखी गई है, क्योंकि दोनों ट्रेड रूट जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है और नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहा है, दोनों ट्रेड रूट के बीच में ये पड़ रहा था। And the Kushana's rulers, they made it their second capital about 2000 years ago. This is one marker question you have to remember कि किस रूलर ने इसे अपनी सेकेंड कैपिटल बनाया था? कुशानास ने। It emerged as an important capital and garrison town also, and moreover it was associated with the Lord Krishna, where a large number of devotees visited to meet diverse needs. It attracted the skilled craftsmen who made beautiful sculptures in the Mathura.
क्योंकि भाई लॉर्ड कृष्णा की धरती है, माना जाता है भगवान कृष्ण का यहीं जन्म हुआ था। बहुत सारे लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आते थे, आते हैं और आते रहेंगे, और इसीलिए बहुत सारे क्राफ्ट्समैन यहाँ पर आए, उन्होंने अपने स्किल को दिखाया। स्कल्पचर्स ने स्कल्पचर्स बनाए, बहुत सारा पॉटरी वर्क हुआ, आइवरी वर्क यहाँ पर हुआ, तो डिफरेंट स्किल्स डेवलप्ड हियर। द सॉइल इज ऑल्सो फर्टाइल, दैट्स वाई फार्मिंग ऑल्सो डेवलप्ड हेयर। पानी तो मिल ही रहा है यमुना नदी का, तो इसलिए वाटर की भी अवेलेबिलिटी थी। एग्रीकल्चर बहुत तेजी से यहाँ पे प्रॉस्पेरस हो रहा था। दिस वॉज हाउ द मथुरा हैज सेवरल फीचर to come into the existence. Now we are going to discuss the another town, that is Brigukacha, Bharuch, or you can say the Bharuch also. It is also known as Bargyaza by the Greeks. Greeks ने उन्हें ये नेम दिया था. It has been mentioned in various sources. बरोच के बारे में बेटा आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी from the different books. It was a major port city during the second urbanization, and it developed from a small village on the bank of river Narmada. It means it is in Gujarat. सो नर्मदा नदी के किनारे ये धीरे धीरे डेवलप हुआ था गांव से ये बना एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट सेंटर, क्योंकि नदी के किनारे था, फिर आगे ओशन भी मिल गया हमें, अरेबियन सी मिल गया, तो यहाँ पे जो है पोर्ट धीरे धीरे डेवलप होने लग गए। एंड देन एक्सकेवेशन सेड दैट वी हैव गॉट मैनी temples and other architectural material in the Bharuch. Means when it was unearthed or excavation was done in the Bharuch, तो हमें बेटा बहुत सारे ruins मिले, बहुत सारे artifacts मिले, बहुत सारे temples के ruins मिले। उससे पता चलता है कि Bharuch उस समय पे बहुत ज़्यादा डेवलप रहा होगा। An unknown Greek sailor has written about the working at the seaport at Bharuch. उन्होंने लिखा था अपनी किताब में कि that the sculpture were extremely talented and created railings. वो लिख के गए कि उन्होंने ऐसा देखा कि उस समय इतना फाइन स्कल्पचर्स बनते थे, इतने अच्छे स्कल्पचर्स बनते थे कि उनको आप अच्छे से व्याख्या भी नहीं कर सकते। बहुत ही परफेक्ट वर्क ऑफ द आर्ट एंड स्किल। पिलर्स, गेटवे ऑफ मैनी कंस्ट्रक्शन, आप अगर देखते हो उस समय के टेम्पल्स तो आपको पता चलता कि वहाँ पे पिलर से लेके गेटवे से लेके मेन जो एरेना होता था टेम्पल का, वो भी बहुत फाइन क्राफ्ट वर्क था। Other travelers' account also stated that the Bharuch had a very narrow gulf which did not allow proper navigation of the ships. So the local fishermen were engaged. कि स्टार्टिंग में अगर हम देखें बरोच को तो उस समय बहुत नैरो रास्ता होता था उसका ओशियन की तरफ, तो शिप जो है सेल नहीं कर पाते थे आसानी से। सो इन द इनिशियल पीरियड बरोच में फिशिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। फिशरमैन इंगेज इन दिस ऑक्यूपेशन। The ships from other countries brought here silver and gold coins, wine, tin, copper, lead, opal, coral, cloth, etc. Gradually जब उस रास्ते को जो है बड़ा किया गया, then यहाँ से शिप सेल होने लग गए। फिर तो मटेरियल्स का एंड ही नहीं रहा, बहुत सारे मटेरियल्स का, बहुत सारी गुड्स का एक्सचेंज होने लगा। Many other ships brought expensive articles for the kings. भाई बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ भी आती थी, स्पेशली सिल्वर वेसल हमें मिले हैं, चांदी के बने हुए बड़े बड़े बर्तन। एंड देन सीजन्ड वाइन, बेस्ट क्लोथ, सिंगिंग टॉयज एंड ग्रेसफुल विमेन ऑल्सो. So these were also exported or imported at that time from the Bharuch port. The ships that sailed away carried the Himalayan herbs also. प्लांट, सिल्क, कॉटन, परफ्यूम, आइवरी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्सपोर्ट होती थी। और हिमालयन हर्ब की तो बेटा इतनी ज़्यादा डिमांड थी बिकॉज दीज हर्बल प्लांट्स नीड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मेडिसिन, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होते थे बरोच पोर्ट से। आर्कियोलॉजिस्ट हैव अनअर्थन हंड्रेड्स ऑफ पंचमार्क कॉइन्स द डेट बैक टू द टाइम्स ऑफ द बुद्धा। इतने सारे कॉइन्स हमें एक्सकेवेशन में मिले हैं, खुदाई में मिले हैं, जो हमें बता रहे हैं उस समय की पूरी कंडीशन के बारे में। सो इट मीन्स द बरोच वॉज वन ऑफ द बेस्ट टाउन एट दैट टाइम। नाउ मूविंग टू द विलेज लाइफ। नॉर्थ इंडिया की विलेज लाइफ पे चलते हैं। नॉर्थ इंडिया अ विलेज हेडमैन वॉज कॉल्ड द ग्राम भोज का। आजकल हम कहते हैं ना सरपंच साहब हैं ये,
तो ऐसे ही गांव के हेड को उस समय ग्राम भोजक कहा जाता था। इनिशियली ही वॉज द ब्रेवेस्ट और द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द विलेज, बट धीरे धीरे क्या हुआ, ये पोस्ट जो थी वो हेरिडेटरी हो गई। एक बंदा अगर बन गया ग्राम भोजक, देन उसकी फैमिली उसकी फैमिली उसकी फैमिली मीन्स उसका बेटा उसका बेटा उसका भाई हेरिडेटरी पोजीशन पे चला गया। देन ही हैड द ड्यूटी टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम ऑल द विलेजर्स। गांव में जितने भी लोग रहते थे उनसे टैक्स कलेक्शन का काम ग्राम भोजका का होता था। द विलेजर्स पे टैक्स ईदर इन द कैश और इन द काइंड ऑल्सो, मतलब डिपेंड्स कि आप जो अपनी प्रोडक्शन भी दे सकते हो, जो आपने प्रोड्यूस किया है, तो काइंड में यानी कि आप गुड्स में भी दे सकते हो और कैश में भी अपना टैक्स दे सकते हो। Then Gram Bhojak also used to resolve any dispute among the villagers. He also maintained the law and order in the village. Gram Bhojak was assisted by the village council, जिन्हें हम कहते थे उस समय समिति। तो समिति होती थी विलेज काउंसिल जो उन्हें असिस्ट करती थी। It had the power to stop people from mortgaging or selling their lands. ग्राम भोजक के पास ये पूरा राइट्स होता था कि कोई भी बिना पूछे उससे अपनी ज़मीन को किसी और को पट्टे पे दे दे या बेच दे या खरीद रहा है, तो उसकी नॉलेज में हर चीज़ होनी चाहिए। नाउ साउथ इंडिया के अगर गांव की बात करें तो स्पेशली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द तमिलनाडु। इट वाज अ रीजन द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सो तमिलनाडु की स्टोरी से हमें विलेज के बारे में पता चल जाएगा साउथ के। द विलेजेस वर लार्ज विद द वास्ट लैंड एरियाज, और जो बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी बड़े बड़े अमीर लोगों के हाथ में आती थी उन्हें कहा जाता था विलालर। Villalar were the richest person who were having the large scale of the land. There also lived several poor farmers called उजावर। जो गरीब किसान होते थे ना, पुअर पीजेंट्री, उन्हें उजावर कहा जाता था, और जो अमीर होते थे उन्हें विलालर कहा जाता था। उजावर possessed the small tracts of lands. These people produce hardly much to sustain their life only. भाई छोटी ज़मीन है तो थोड़ा सा ही प्रोडक्शन निकलेगा और उस थोड़े से ही प्रोड्यूस से उन्हें अपनी लाइफ को सस्टेन करना पड़ेगा। सो इन एडिशन होता क्या था, देयर वर द स्लेव्स ऑल्सो। लैंडलेस लेबर होते थे गांव में। लैंडलेस लेबर जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी उन्हें कहा जाता था आदिमाई, और यू कैन से एट सम प्लेसेस दैट इज़ द कदाइसियार। तो ये नाम होते थे लैंडलेस लेबर के हु वर्कड इन द फील्ड ऑफ अदर पीपल। नाउ मूविंग टू द एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन। एग्रीकल्चर कैसे तेजी से बढ़ रहा था। सेकेंड फेज जो था अर्बनाइजेशन का, इट वॉज एडेड बाय द एग्रीकल्चरल इंटेंसिफिकेशन, मीन्स फार्मिंग तेजी से डेवलप हो रही थी। कल्टीवेशन में नए नए जो हैं चेंजेस आ रहे थे। इनफैक्ट इट कुड नॉट हैव अकर्ड विदाउट द फ्लोरिशिंग ऑफ द एग्रीकल्चर। इट रिजल्टेड इन पीपल हैविंग टाइम टू शो देयर स्किल्स, देयर टैलेंट इन द अदर क्राफ्ट and occupation. अब एग्रीकल्चर इंटेंसिफिकेशन अकर्ड ओइंग टू द फॉलोइंग चीफ कॉजेज। आयरन टूल्स डेवलप हो गए थे उस समय। जितने अच्छे टूल्स होंगे उतनी ही एफिशिएंटली आपकी एग्रीकल्चर होगी, क्योंकि आयरन टूल से अब क्या था बेटा, प्लाविंग ईजिली हो जा रही थी ज़मीन की जो हम खुदाई करते हैं। देन मोर लैंड वॉज ब्रॉट अंडर द एग्रीकल्चर, बिकॉज पहले क्या था, नेचुरल बैरियर थे, बहुत सारे फॉरेस्टेड एरिया होती थी, बहुत सारा पास्चर और ग्रास लैंड्स होता था। नाउ बिकॉज ऑफ द एफिशिएंट टूल्स बहुत सारे लैंड को क्लियर करके एग्रीकल्चर में लाया गया, इससे भी एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। देन न्यू वैरायटी ऑफ ग्रेन्स वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस विद ब्रॉट ऑफ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन। भाई पहले क्या है, सिर्फ एक आप कॉटन उगा रहे हो या राइस है या वीट है, अब तो बहुत सारी क्रॉप्स हो रही हैं धीरे धीरे। मेज़ है, सीसम है, लिनसीड है, बहुत सारी चीज़ें। सो वैरायटी ऑफ क्रॉप स्टार्टेड टू बी ग्रोन देयर। देन द रूलर्स वांटेड रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर, सो दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस द मीन्स ऑफ इरीगेशन विच हेल्प इन द इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन। भाई टैक्स चाहिए तो आपको उन्हें कुछ फैसिलिटीज़ भी तो देनी पड़ेगी, अदरवाइज क्या होता था, किसान दे वर डिपेंडेंट ऑन द मॉनसून। बारिश हो गई ठीक है, नहीं हुई तो फसल खराब। सो रूलर्स स्टार्टेड टू प्रोवाइड द कैनल सिस्टम, इरीगेशन सिस्टम, कि टाइमली जो है वाटर फील्ड को मिलता रहे और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो इंक्रीज हो। देन fewer people were needed to do farming, so many people took to the other craft and migrated to the towns. भाई इधर खेती कर रही है तो जो बाकी पॉपुलेशन है माइग्रेट होकर क्राफ्ट प्रोडक्शन पे जा रही है। सो कहने का मतलब है दीज ऑल वर रीजन बिकॉज ऑफ दैट द एग्रीकल्चर फ्लोरिश्ड एंड द अदर क्राफ्ट ऑल्सो फ्लोरिश्ड। नाउ लेट्स टेक वन केस स्टडी फ्रॉम द तमिलनाडु।
when the Mauryan Empire attained the glory in the north and northwest part of Indian subcontinent. So जो आज का प्रेजेंट डे आपका तमिलनाडु और केरला है ना बेटा, there 3 powerful and prosperous kingdoms arose, that were Cholas, चोला किंगडम आप देखोगे नॉर्थ तमिलनाडु में, देन पांड्यास सदर्न तमिलनाडु में, एंड चेरास इन केरला रीजन. जिस समय मौर्य एम्पायर पूरे नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में फैल रहा था, उस समय साउथ में ये 3 ग्रेट पावरफुल एम्पायर जो है धीरे धीरे बढ़ रहे थे. बात करते हैं हम अरिकमेडु की. अरिकमेडु वॉज अ पोर्ट टाउन. It had trade relation with the Roman Empire about 2200 to the 1900 years ago. आज से इतने साल पहले हमारा रोम यानी कि इटली की कैपिटल है ये, रोमन एम्पायर जो था ग्रेटेस्ट एम्पायर था यूरोप का एट दैट टाइम, उसके साथ हमारा ट्रेड रिलेशन था. We came to know about in 1940s when it was excavated near Puducherry by the Mortimer Wheeler. व्हीलर ने एक्सकेवेशन स्टार्ट किया 1940 में, और एक्सकेवेशन में उन्हें ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिली जिससे ये इंफॉर्मेशन रिवील हुई कि इट वाज द पोर्ट टाउन एंड इट हैड अ ग्रेट ट्रेड रिलेशन विद द रोमन एम्पायर. यहाँ पर आप देखोगे हमें ग्लासवेयर, लैम्प्स, रोमन जेम्स, इवन द रोमन कॉइन्स ऑल्सो वी हैव डिस्कवर्ड फ्रॉम हेयर. So many sites have yielded large dyeing vats which might have been used to dye cloth. तो ये भी हमें मिला है. तो अरिकमेडु reveal the information about the southern India. Now just discuss the Noit. The historians have described the glass bead work at Arakmedu as Indo-Pacific bead industry, as most of its workers migrated to Sri Lanka, Thailand, वियतनाम, सुमात्रा एंड मलेशिया. इसीलिए जो है यहाँ पे हिस्टोरियंस ने जो ये बीड वर्क हुआ था और कांच वर्क हुआ, मोतियों का काम हुआ, यहाँ पे इन्होंने इसको नाम क्या दिया, इंडो पैसिफिक बीड इंडस्ट्री, क्योंकि देखो वर्कर कहाँ कहाँ गए हैं, सो इंडो पैसिफिक हो गया. नाउ Arakmedu was well known for the beads making industry made from stone and glass. You can see in the picture also, it is very clearly visible the fine work at that time. आप ये देखो रेड ग्लास बीड्स हैं, ये आपके कांच के मोती हैं. और आप ये देखो M4, ये एक वेजल होता था जिसमें वाइन्स वगैरह जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती थी रोमन एम्पायर से. Now you can see the many people migrated to Thailand, Malaya, Sumatra, Vietnam and Sri Lanka. When these beads became popular around these regions, then Arakmedu had trade relation with the Arabs also. यानी कि यहाँ से अब ये लोग कहाँ पहुँचे, अरेबियन कंट्रीज में. The Arab traders carried these glass beads to as far as to the West Africa also. अब आप देखो, आप एशिया से अरब आ रहे हो, अरब से वेस्ट अफ्रीका जा रहे हो, तो ये सारा मटेरियल आपका वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में पहुंच रहा है सिर्फ एक पोर्ट टाउन से. यानी आपकी जो लेबर्स हैं, जो मैन पावर है, वो भी माइग्रेट हो रही है, आपकी गुड्स और सर्विसेज भी माइग्रेट हो रही हैं. तो ये क्या है, दिस एक्सप्लोर द ट्रेड रिलेशन. सो द शिप्स दैट लैंडेड हियर वर लोडेड विद द गुड्स फ्रॉम द मेडिटेरियन सी एंड स्पेशली द M4 वी हैव फाउंड हियर, टॉल डबल हैंडेड जार. देख रहे हो ना, दोनों तरफ से इसका हैंडल है, एंड दिस इज़ वेरी फेमस M4. इससे क्या होता है, मजबूती आ जाती है इसे होल्ड करने में. Then it was filled with oil or wine, and moreover the stamped red glaze pottery also we found from the Italy. After this we are having the another town also, that is the Nagapattinam. The Portuguese traders were interested in goods manufactured from Nagapattinam, which was also a port town. ये भी बेटा अपने आप में पोर्ट टाउन था जहाँ से शिप्स सेल होते थे. So it had trade relation with the Mozambique also. अब एक नई जगह पे हम ट्रेड कर रहे हैं मोजाम्बिक में, वहाँ से हमारा ट्रेड रिलेशन बढ़ रहा है. Now you have understand the concept. Let's discuss and revise the important facts which we have studied in this chapter. The sources of information of
Urbanization we got from the Jataka tales or Jatak Kathaएं, sculptures, excavation and travelers account. Then urbanization began when there was a surplus of manpower in the agriculture. Then we have also discussed the period from 6th to 4th century BC saw the commencement of the second phase of the urbanization. Then during second urbanization, many several or different types of the trade capital, garrison, capital towns came to the existence. Then we have discussed about the guild of the traders, craftsmen, which was known as Sangha at that time, and the headman was also there. Then Gram Bhojika, who was the head of the village, assisted by the Samiti, headed the villages in the North India. Then Southern India mein we have discussed the three types of farmers lived there, Vellalar, Ujhavar and Adimai. After that we have discussed the reason for the agriculture intensification और जिससे towns को birth मिला. Then we have discussed about the Arikmedu. It was an important industrial and port town in the southern India. So I hope you understand each and every topic. Now it's your time. Please do the exercise carefully.